आचार्य विष्णुगुप्त और चाणक्य अपनी मंडल थ्योरी में बताते हैं कि दो बड़ी पड़ोसी ताकतें आपस में कॉन्फ्लिक्चुअल रिलेशनशिप में होंगी, कंपीट कर रही होंगी। उनके आसपास एक तीसरा देश भी हो सकता है जो अपने आप को उदासीन प्रोजेक्ट करे, न्यूट्रल प्रोजेक्ट करे। लेकिन मान मत लीजिएगा कि हमेशा न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि दूसरा देश हमेशा प्रयास कर रहा होगा इसको अपनी फेवर में करने की। और अगर ऐसा हो गया तो आपके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। तो मानकर चलिएगा कि यह शतरंज की एक बिसात है जिसमें हर एक चाल पर नजर जरूरी है। वेलकम टू दिस टॉपिक। जानते हैं इंडिया वर्सेस चाइना इन नेपाल। आप में से अगर कोई मुझसे जुड़ना चाहता है, दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। अगर कभी कोई डाउट होता है, वीडियो अपडेट्स भी मिलती रहती हैं वहाँ पर। ये PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जो टेलीग्राम ग्रुप है। बैकग्राउंड में चलते हैं, सबसे पहले ज्योग्राफी देखते हैं। नेपाल इज सैंडविच्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना, जो कि ग्लोबल लेवल पर बड़ी पावर बनने के लिए compete कर रहे हैं। इतिहास में देखें तो नेपाली क्षेत्र के संबंध चाइना और इंडिया दोनों से पाए जाते हैं, हालांकि इंडिया के साथ ज़्यादा, क्योंकि ज्योग्राफी हमारे फेवर में है, सहूलियत है आने जाने की। रोटी बेटी का रिश्ता आपने सुना होगा, पीपल टू पीपल रिलेशन एक स्ट्रेंथ मानी जाती है, यानी कि व्यापार के लिए, रिश्तों के लिए लोग आसानी से कनेक्ट करते हैं। किंग पृथ्वी नारायण शाह, जिन्होंने नेपाल की स्थापना करी, नेपाल की स्थापना मतलब छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज़ होते थे हिंदू, किंग पृथ्वीराज शाह ने उनको यूनिफाई किया। और उस समय पर जो गढ़वाल कुमाऊं रीजन है, जो आज उत्तराखंड का पार्ट है, ये भी नेपाल का पार्ट होता था। एंग्लो नेपाल वॉर होता है, उसके बाद ट्रीटी ऑफ सगौली होती है, और फिर गढ़वाल कुमाऊं रीजन ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बनता है। बाद में इंडिया उत्तराखंड का पार्ट बनता है। आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के संबंध और बेहतर होते हैं, फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन होती है। भारत कितनी सारी सहूलियतें देता है नेपाल और नेपाल के लोगों को, जिससे कि साउथ एशिया में नेपाल एंड इंडिया शुड स्टैंड टुगेदर एज वन पिलर। लेकिन 1970s में किंग वीरेंद्र का रुख चेंज होता है। वो कहते हैं कि नेपाल एक जोन ऑफ पीस है। आप में से कई लोग कहेंगे इसमें कौन सी गलत बात बोल दी उन्होंने, जोन ऑफ पीस तो अच्छा है। अरे इससे इंडिकेशन देखिए क्या है। वो कह रहे हैं कि अब न्यूट्रल है, इससे पहले अलाइन थे टूवर्ड्स इंडिया, लेकिन अब न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल होने से इंडिया को क्या नुकसान है? इंडिया एक्सपेंशनिस्ट पावर नहीं है, लेकिन चाइना एक्सपेंशनिस्ट पावर है। ये बात 1970 में कही जा रही है। 1962 में हम ऑलरेडी इंडो चाइना वॉर देख चुके हैं। हम नहीं चाहते कि ऐसे में नेपाल के पास कोई मौका हो या नेपाल को यूज कर ले चाइना, राइट? न्यूट्रल आपने बोल दिया, लेकिन चाइना कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसे ऑफर्स आपको देगा, आपको अपनी तरफ कर लेगा, तो हमारे लिए कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी सिचुएशन। तो ऐसे में इंडिया अपोज था इसके, लेकिन चाइना फेवर में था, तो चाइना के लिए तो बेटर ही था ये। अब इसमें जो मोनार्की वर्सेस डेमोक्रेसी है, ये भी एक एंगल है, क्योंकि एक बड़ी पार्ट हिस्ट्री में अगर हम देखें नेपाल की, तो वो एक मोनार्की रहा है, राजतंत्र रहा है, लेकिन भारत लोकतंत्र रहा है। तो हमने जब वहाँ डेमोक्रेसी की आवाज़ उठनी स्टार्ट हुई तो हमने उसको सपोर्ट किया। ऐसे में जो नेपाल के कुछ पावरफुल लोग थे, एलीट थे, वो इंडिया के खिलाफ हो गए। हालांकि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट ये हमारी स्ट्रेंथ रहा है। और साथ में जो इंडियन आर्मी है, उसमें गोरखा रेजिमेंट में कितने सारे जो गोरखास हैं वो आज भी नेपाल में रहते हैं। इंडियन आर्मी का तो काठमांडू में अलग से एक हेडक्वार्टर है, स्पेसिफिकली फॉर रिहेबिलिटेशन एंड पेंशन रिलेटेड सर्विसेज ऑफ दीज पीपल हु आर लिविंग इन नेपाल। सो दे हैव डन ग्रेट सर्विस फॉर द इंडियन आर्मी और इंडियन सिक्योरिटी। हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म ये हमारी सॉफ्ट पावर रहा है, यानी कि रिलीजन एक सॉफ्ट पावर रहा है इंडिया नेपाल के रिलेशन में। लेकिन क्योंकि टॉपिक आज का है इंडिया वर्सेस चाइना इन नेपाल, तो चाइना देखिए क्या कर रहा है। चाइना कन्फ्यूशियस सेंटर स्टैब्लिश कर रहा है नेपाल में, यानी कि चाइना हमारी सॉफ्ट पावर को काउंटर कर रहा है। कन्फ्यूशनिज्म जिसका ओरिजिन चाइना में हुआ, चाइना कह रहा है जरा इसकी बात भी तो सुनिए, जरा इसको भी तो आत्मसात करिए। अगर आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि कन्फ्यूशनिज्म से आती है तो उस तरफ क्यों देख रहे हैं? और अगर आप इस तरफ देखने लग गए तो फिर हमारे साथ संबंधों को और बेहतर करिए। अगर आपकी सरकार चाइना के साथ कुछ और बेहतर करती है तो उस सरकार को सपोर्ट करिए। तो ये सॉफ्ट पावर को इस्तेमाल कर रहा है चाइना। साथ में चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके बेहतर संबंध हैं नेपालीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। साथ में जो मिस्टर KP ओली हैं, उनका तो झुकाव चाइना के साथ जग जाहिर रहा है। 2015 में जब नेपाल ने अपना एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जारी किया, तो वहीं की एक जनसंख्या का भाग, मधेशी पॉपुलेशन, इस डेवलपमेंट के खिलाफ हो गई। तो यानी कि वहाँ पर लोग सड़कों पर थे।
भारत की तरफ से जो ट्रक्स की आवाजाही रहती है, भारत ने उस पर रोक लगा दी कि भाई हमारे जो ट्रक्स वहाँ जा रहे हैं ऑयल लेकर, अदर एसेंशियल सप्लाईज लेकर, तो उनको भी खतरा हो सकता है। लेकिन नेपाल का कहना था कि भारत ने जानबूझ कर करा है जिससे कि जो ये ट्रबल्स हैं ये एस्केलेट हो जाएं, क्योंकि केपी ओली की सरकार चाइना की तरफ झुकाव रखती है, तो भारत उनको एक लेसन देना चाहता है, इस वजह से ऐसा किया है। ये कार्टून से आपको दिख रहा होगा, सी विल यू ओबे मी, क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो आपके यहाँ क्राइसिस आ जाएगा, पॉलिटिकल क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि जैसी सप्लाई रुकी गई तो जाहिर सी बात है वहाँ पर प्राइस बढ़ गए, तो जनता और ज़्यादा भड़क गई। नेपाल इंपोर्ट्स ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट्स ऑयल थ्रू इंडिया, क्योंकि लैंड लॉक्ड कंट्री है, और लैंड लॉक में भी दो तरफ से है, चाइना और इंडिया की तरफ से, लेकिन जो एक्सेसिबिलिटी है वो इंडिया की तरफ से ज़्यादा है। तो ऐसे में टेंशन जो है बढ़ गई। अब टेंशन बढ़ गई तो अब नेपाल ने चाइना की तरफ देखा, तो नेपाल ने कहा कि अब तक तो हम देख रहे थे, अब देखिए आगे आगे होता है क्या। तो इंडिया ने कहा चलो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। चाइना ने पोस्ट किया कि देखो अभी तक आपने देखा लहासा तक बहुत अच्छी रोड एंड रेलवेज हो गई है, हमने सर्वे भी स्टार्ट कर दिया है। 2008 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, फिर बीच में रुक गया था। 2015 में जब ये ब्लॉकेड हुआ तो चाइना ने कहा अब हम खुलकर खेलेंगे, यानी कि हम ट्रांस हिमालय रेलवे स्टैब्लिश करेंगे जो कनेक्ट करेगी केरुंग से लेकर काठमांडू तक। याद करने का तरीका के याद कर लीजिएगा, निमोनिक, केरुंग से लेकर काठमांडू। लोकेशन भी दिखा देते हैं आपको, ये है केरुंग, यहाँ है काठमांडू। चिंता का विषय ये है, ये प्रोजेक्ट फाइनली एक्सटेंड होकर लुम्बिनी तक आ रहा है, लुम्बिनी, यानी कि इंडिया नेपाल के बॉर्डर तक आ रहा है। अगर फ्यूचर में नेपाल ज़्यादा झुक गया चाइना की तरफ, चाइना ने कहा गॉडफादर मूवी की तरह आई एम गोइंग टू गिव यू एन ऑफर विच यू कांट रिफ्यूज, अगर ऐसा ऑफर लेकर उस तरफ हो गया तो यहाँ तो एक और फ्रंट खुल जाएगा इंडिया के लिए लड़ाई का, राइट। तो ये हमारे लिए स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट है कि ऐसा ना हो। तो यहाँ पर केपी ओली जी मिले थे शी जिनपिंग से कि सर अब हम अपनी डिपेंडेंस को इंडिया से ख़त्म करना चाहते हैं। ख़त्म तो ज़्यादा शब्द हो जाएगा, यानी कि कम करना चाहते हैं। तो शी जिनपिंग ने कहा मैं तो कब से एडवाइस कर रहा था आपको, अब हम हैं आपके साथ। अब कितने हम हैं वो आपके साथ, ज़रा अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। ये आप देख रहे हैं नेपाल और चाइना का बॉर्डर, ट्रक्स कैरिंग इंपोर्टेड चाइनीज गुड्स क्रॉस ओवर फ्रॉम केरुंग टू रासुगुवाडी, यानी कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका पार्ट है नेपाल, बीआरआई का। इंडिया बीआरआई का पार्ट नहीं है, लेकिन नेपाल बीआरआई का पार्ट है। तो उसका जो फर्स्ट स्टेप है उस तरफ काम स्टार्ट हो गया है, और नेपाल को जाहिर सी बात है इससे फ़ायदा होगा, अब वो उस तरफ से भी ट्रेड कर पाएगा। नेपाल इज आस्किंग चाइना बोथ टू बिल्ड एंड इन्वेस्ट इन अ नंबर ऑफ मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। अब इसमें होता है क्या, जरा देखिएगा, दो प्रोजेक्ट जैसे वेस्ट सेती और बूंदी गंडकी प्रोजेक्ट, साथ में वो कह रहा है कि आप हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बनाइए और साथ में ट्रांसमिशन लाइन्स भी डालिए। चाइना ने कहा अच्छा ठीक है करते हैं, लेकिन चाइना ने जो ऑफर दिया, चाइना ने कहा कि हम कर तो देंगे लेकिन 75% हम इन्वेस्ट करेंगे, 25% आप पैसा लाइए, वो आपकी फंडिंग होगी। नेपाल ने कहा अच्छा ऐसा ही होगा, तो चलो हम कोशिश करते हैं 25% फंड्स को अरेंज करने की। लेकिन ये जो 25 रिमेनिंग फंड्स थे ये नेपाल अरेंज नहीं कर पाया। तो नेपाल ने फिर चाइना से ही कहा कि ऐसा करिए, 75 तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, 25 आपने हमें कहा करने के लिए, आप ऐसा करिए 25% भी आप दे दीजिए हमें सॉफ्ट लोन पे, बहुत ही आसान शर्तों पर, बहुत ही कम इंटरेस्ट में हमें दे दीजिए, हम लौटा देंगे आपको। हमारे यहाँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, उसको हम बेचेंगे, हमारे यहाँ और इन्वेस्टमेंट होगा, हम आपके पैसे वापस कर देंगे। तो इसके बाद चाइना ने, जब ये नेपाल ने रिक्वेस्ट करी है तो चाइना ने उस पर कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। तो यानी कि वो जो बात थी कि हम तो आपके साथ हैं ही हैं, अब जब फाइनली कहा कि अब कितने साथ हो, तो इस वाले एंगल पे वो रेस्पॉन्स नहीं कर रहे। क्यों? चाइना को लगता है कि अनवायबल फाइनेंशियल ऑप्शन हो जाएगा। तो इस वजह से इस प्रोजेक्ट में हो रहा था मेजर डिले। अब इसके बाद लास्ट ईयर, क्योंकि ये तो मैं 2015 से लेकर आपको 21 तक की बात बताई, 20 तक की बात बताई, लास्ट ईयर नेपाल हैज साइन डील विद इंडिया टू बिल्ड 1800 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अब फाइनली इंडिया के साथ वो डील और ज़्यादा क्लोज हो गई कि अब हम, इंडिया सपोर्ट करेगा। अब इंडिया क्यों करेगा? इंडिया ने नेपाल से कहा, भूटान की स्टोरी सुनी आपने, नेपाल ने कहा भूटान तो पड़ोस में है, स्टोरी बताइए आप क्या। तो इंडिया ने कहा भूटान ने अपने आप को इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग किया पिछले कुछ सालों में, पता है कैसे? नेपाल ने कहा कैसे? वो ऐसे क्योंकि हमने इन्वेस्ट किया उनके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में, और हमने उनको कहा कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में भी हम इन्वेस्ट करेंगे और फिर आपसे वो इलेक्ट्रिसिटी भी खरीदेंगे हम, तो आपको पैसा भी मिलेगा। तो यानी कि हाइड्रो पावर में इन्वेस्ट होगा, फिर आप हमें उसको बेचेंगे, आपको पैसा मिलेगा, उस पैसे को आप अपने देश की तरक्की पर खर्च करिए। तो भूटान के बेसिकली इकोनॉमिक स्टेटस के इम्प्रूवमेंट में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स
और इंडिया का इस इलेक्ट्रिसिटी को परचेज करना ये एक इंपॉर्टेंट पिलर रहा है। तो नेपाल से कहा कि आप भी ऐसा ही करिए, इधर उधर भटकिए मत। तो ऐसे में नेपाल ने कहा चलो ठीक है, फिर हम ऐसा करते हैं, मोस्ट ऑफ दिस पावर विल बी एक्सपोर्टेड टू इंडिया। एंड इस प्रोजेक्ट में वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक भी फंडिंग कर रहे हैं। अब अगर आपको लग रहा होगा कि यार ये जो चाइना है ये नेपाल में इन्वेस्ट कर रहा है, तो ज़रा इस डेटा को ज़रा देख लीजिए। चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन साउथ एशिया हैव लार्जली बीन द एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ठीक है, सबसे ज़्यादा साउथ एशिया की बात करूं, सबसे ज़्यादा चाइना ने इन्वेस्ट किया पाकिस्तान में, और सेकंड नंबर में पता कहाँ किया है? इंडिया में। जिस नेपाल को अभी तक आप गलत मान रहे थे कि चाइना से इन्वेस्ट क्यों करवा रहे हो, जरा इसका नंबर देखिए। इंडिया के बाद बांग्लादेश है, फिर श्रीलंका है, फिर नेपाल है। और अगर आप एनर्जी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को ही कंपेयर करें तो ये है, देखिए, एनर्जी सेक्टर में चाइना का इन्वेस्टमेंट इंडिया में, और ये है एनर्जी सेक्टर में नेपाल में इन्वेस्टमेंट चाइना का। और अगर ट्रांसपोर्ट देखना चाहते हैं तो ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्टमेंट चाइना का इंडिया में, और यह है ट्रांसपोर्ट का इन्वेस्टमेंट नेपाल में चाइना का। तो यानी कि इंडिया में चाइना का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी नेपाल से बहुत ज़्यादा है, राइट? क्यों है? अरे इंडिया का साइज़ भी तो आप देखिए ना नेपाल के कंपैरिजन में, एवेन्यूज़ देखिए इन्वेस्टमेंट के, कितनी सारी जो कंपनीज़ हैं जिसको आप इंडियन मानकर बैठे हैं, लगातार यूज़ कर रहे हैं, उनके पीछे की फंडिंग तो देखिए। अलीबाबा, पेटीएम, जरा सर्च करके देखिएगा तो कितने सारे सेक्टर्स में, टेक्नोलॉजीज का एग्जांपल मैंने आपको दिया, कितने सारे सेक्टर्स में चाइना बेस्ड कंपनीज का इन्वेस्टमेंट है। द फाइनेंशियल कॉजनेस बिटवीन चाइना एंड नेपाल, हाउएवर इट इज गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज इंडिया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। कारण अभी तक हमें पता है कि भाई नेपाल को हम ज़्यादा सहूलियत देते आए हैं, हम और ज़्यादा उसके बेटर भविष्य के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर वो चाइना से ये फंडिंग लेने लग जाए सस्टेनेबल वे में, तो ऐसे में उसकी डिपेंडेंस इंडिया पर हो जाएगी कम। और अगर नेपाल की डिपेंडेंस इंडिया पर हो गई कम, तो ये रिश्तों का सीधा सा समीकरण है। अगर आपकी ज़रूरत नहीं तो फिर हम कहीं और भी देख सकते हैं, और कहीं और देख लिया तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम हो जाएगी। स्पेशली चाइना को ज़रूरत है नेपाल की ऑन तिब्बत रेफ्यूजी इशू, क्योंकि कंसिडरेबल नंबर ऑफ तिब्बतन रेफ्यूजीज आर लिविंग इन इंडिया। दलाई लामा का इशू, करमापा का इशू अभी भी जग जाहिर है, राइट? तो ऐसे में वो चाहता है कि नेपाल चाइना की तरफ से बोले अगेंस्ट इंडिया ऑन दिस तिब्बतन इशू। अब जरा नेपाल का आर्गुमेंट देखते हैं ऑन दिस इंडो नेपाल बॉर्डर। काला पानी इशू के बारे में हम बात करें तो कुछ टाइम पहले चर्चा में आया था। ये है जगह वो काला पानी। हुआ क्या, जब जम्मू कश्मीर को हमने बाइफर्केशन किया, 2 यूटीज बन गई, जम्मू कश्मीर लद्दाख, तो उसके बाद एक नया पॉलिटिकल मैप रिलीज हुआ। तो उस पॉलिटिकल मैप में जाहिर सी बात है ये इंडिया का पार्ट है, इसको एज इट इज दिखाया गया। नेपाल की पार्लियामेंट ने कहा ये तो गलत है, उन्होंने कहा कि ये एरिया तो हमारा है। अब ये डिबेट शुरू की आपका कैसे है। तो हालांकि ये एरिया इंडिया का है, इंडिया इसको यूज़ करता है। यहाँ से काला पानी से लिपू लेक तक एक रोड भी कंस्ट्रक्ट हो रही है, और आज की नहीं हो रही है, उससे पहले से हो रही है मानसरोवर यात्रा के लिए। लेकिन फाइनली अब नेपाल की सरकार ने कहा कि नहीं नहीं, ये रोड तो गलत है। तो वो पहले से हो रही थी, तो पहले से क्या उनको नहीं पता था? पता था, लेकिन अभी ऐसा क्यों इशू उठा? इसमें एक रीज़न चाइना को कहा जाता है, क्योंकि चाइना ने कहा कि अब इस इशू को उठाओ, बॉर्डर डिस्प्यूट को उठाओ। तो ये है क्या? अभी मैंने आपको पिछली जब शुरुआत की थी वीडियो की तो उसमें कहानी बताई थी ट्रीटी ऑफ सगौली, राइट? एंग्लो नेपाल वॉर, राइट? ट्रीटी ऑफ सगौली के तहत मैंने आपको बताया कि गढ़वाल कुमाऊं रीजन जो पहले नेपाल के पार्ट थे वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बने। तो ऐसे में ये ट्रीटी ये साइन हुई कि काली रिवर से इस साइड का पार्ट ये नेपाल माना जाएगा, और काली रिवर से ऊपर का पार्ट, वेस्टर्न वाला पार्ट, वो ब्रिटिश इंडिया माना जाएगा। उसी ट्रीटी को हमने आगे कंटिन्यू करा। नेपाल का कहना है कि काली रिवर यहाँ से शुरू होती है, उसका ऑरिजिन लिम्पियाधुरा के इन हिली एरियाज में है। इंडिया का कहना है नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? काली रिवर का नाम काली रिवर काला पानी की वजह से पड़ा, और ये तो कई छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो आप ट्रिब्यूटरीज की मेन रिवर कैसे मान सकते हैं? तो इस वजह से जो एरिया है नेपाल का वो इसी तरफ है, यही माना जाएगा। तो इस पर ये डिस्प्यूट अभी बना हुआ है। हालांकि वीडियो के लास्ट में हम ये भी बात करेंगे कि अगर नेपाल, चाइना और इंडिया की डायनेमिक्स से क्वेश्चन आता है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, तो उस पर आप क्या सोल्यूशन दें इन इश्यूज़ पर भी, ठीक है, उस पर भी हम बात करेंगे। अब देखिए, काठमांडू यूनिवर्सिटी के ही प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर मिस्टर उद्धव, उनका ये कहना है कि जब ये ब्लॉकेड हुआ तो उसके बाद नेपाल ने सोचा कि चाइना से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी अब, लेकिन उतनी ज़्यादा हेल्प मिली नहीं चाइना से। क्यों नहीं मिली? इसका एक रीज़न ये भी बताया जाता है कि अगर कहीं पर
कोई देश पहले दूसरे देश के साथ ज़्यादा अलाइन रहा हो, जैसे इंडिया के साथ, और अभी क्राइसिस बिल्डअप हुआ हो, तो इमीडिएटली उस क्राइसिस को डिफ्यूज़ नहीं करना चाहिए, पॉलिटिक्स कहती है। क्यों? पहले उस